नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम जिस कानूनी नज़रिए की बात कर रहे हैं, जिस पे चर्चा कर रहे हैं, उसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी सेल कहते हैं। इनफैक्ट ये अपने आप में काफ़ी मिसलीडिंग है, क्योंकि ऐसा कोई सेल होता ही नहीं है जो पावर ऑफ अटॉर्नी से हो सकता है। लेकिन ये टॉपिक पे कई लोगों ने मुझसे डिस्कस किया, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इस पर मुझसे डिस्कस किया और रिक्वेस्ट किया कि इस पर आप एक वीडियो बनाइए और क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को, जिसमें खासकर मैं अपने व्यूअर्स में नाम लेना चाहूँगा सुशील, रामवीर और अलका जी का। और एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे डिटेल डिस्कशन किया पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड सेल पे और उस कॉन्सेप्ट पे। आइए पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग केस बताते हैं। 2004 में सुभाष चंद्र अग्रवाल एक एग्रीमेंट करते हैं यशवीर सिंह से एक 300 गज के प्लॉट को लेकर, जो दिल्ली के एक गांव में स्थित है और इंडस्ट्रियल प्लॉट है। 6 लाख में टोटल डील होती है। 1 लाख रुपया अर्नेस्ट मनी बयाना दिया जाता है और 5 लाख रुपया 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करके और रजिस्ट्री उसकी कागज़ तैयार होनी, लिखत होनी है। सुभाष चंद्र अग्रवाल जो होते हैं बाद में कंप्लेन करते हैं कि भाई जो सेलर है उसने उसको परमिशन लेना था, परमिशन टू सेल लेना था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और वो उसने नहीं लिया है। और इस तरीके से वो एक लीगल नोटिस दे देते हैं सेल को और बोलते हैं कि भाई तुमने ये नहीं लिया है, तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं जो एग्रीमेंट के तहत तुम्हारे दिया हुआ है। सेलर ये कहता है कि इस तरह का कोई परमिशन होता ही नहीं है और इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और वो तैयार है एग्रीमेंट को फुलफ़िल करने को। और उसने कहा कि चूँकि आप नियत समय में बायर ने वो पूरे पैसे नहीं दिए और अपनी अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाई या लिखत नहीं करवाई, डॉक्यूमेंट नहीं करवाए, इसलिए उसके 1 लाख रुपए को हम फॉरफिट करते हैं। अग्रवाल जो परचेजर था वो फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता है और ये एलेज करता है कि भाई तुमने परमिशन नहीं लिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और साथ में ये कहता है चूँकि प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ गई है इसलिए तुम डिसऑनेस्ट हो गए हो और एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं हमारे फेवर में। कोर्ट में जो इशू होता है, ट्रायल कोर्ट इसको केस को कंसिडर करती है और वो डिसाइड करती है कि इस तरह की किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, और जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया गया था अग्रवाल के द्वारा उसको रिजेक्ट कर देती है। इंटरेस्टिंगली इसमें एक बात बता दूं कि जो बायर होता है अग्रवाल होता है, वो विटनेस बॉक्स में इंटर करता है PW1 के तौर पे, और उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में वो एडमिट करता है इस बात को कि उसको किसी इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या इस तरह के नो ऑब्जेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी कोई नो ऑब्जेक्शन इशू होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा और नहीं। जबकि डिफेंडेंट विटनेस बॉक्स में जाकर ये कहता है कि भाई ऐसी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल 6 दिल्ली होल्डिंग कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट सेल डीड के लिए मना करता है, इसलिए जब सेल डीड के लिए मना करता है तो सेल डीड के परमिशन की बात ही नहीं हो सकती। ट्रायल कोर्ट ने भी मान लिया इस बात को कि कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती और उसने परचेजर के सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिनाई कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब ये सुभाष चंद्र अग्रवाल जी फाइल करते हैं अपील दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहाँ पे इस केस का नाम होता है सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेज यशवीर सिंह एंड अनदर। और ये जजमेंट जिसकी बात मैं कर रहा हूँ 2018 1 फरवरी को आता है। इस जजमेंट को खासकर मैंने इसलिए कोट किया है क्योंकि 2010 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, और उस जजमेंट को लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है। और उसके बाद 2018 में चूंकि ये जजमेंट आया है और उस जजमेंट में इन्होंने पूरे डिटेल सूरज लैम्प को कंसिडर किया है। तो अब ये जो बायर होता है वो अपना आर्गुमेंट देता है हाई कोर्ट के सामने कि उसको वो एग्री नहीं हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी खरीदने को, चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी रिवोक की जा सकती है। कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को निगेट कर दिया और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अफर्म किया। अब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इस केस में सेल जो ट्रांसफर हो सकता था। अब जो उसका आर्गुमेंट था कि पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी रिवोक हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि वेदर ए पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी रिवोक, क्या वो रिवोक हो सकता है?
तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि एक वेल सेटल्ड लॉ है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर कि जहाँ भी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी कंसिडरेशन के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है वो इरिवोकेबल है, जिसको अखंडनीय कहते हैं। और इसका डिटेल प्रोविजन सेक्शन 202 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को हम रिवोक नहीं कर सकते इवन कि एग्जीक्यूटेंट के डेथ हो जाने पर भी, अगर वो किसी कंसिडरेशन के साथ बनाया गया है। अब इसका सेक्शन 202 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2 इलस्ट्रेशन है, देखिए, जो आपको ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा कि क्या होता है कंसिडरेशन के साथ अगर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है तो। अब ए जो है वो बी से लोन लिया हुआ है और बाद में वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर देता है बी के फेवर में अपने एक जमीन को लेकर कि भाई तुम बेच सकते हो और जो पैसा आएगा उससे अपना जो कर्ज है वो तुम उसको कवर कर सकते हो। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी इवन ए के डेथ हो जाने पर या उसके इंसेन पागल हो जाने पे भी ये डिटरमाइन नहीं होगा और ये पावर ऑफ अटॉर्नी टर्मिनेट नहीं होगा। सिमिलरली एक दूसरा इलस्ट्रेशन है कि ए ने 1000 बिल्स कटन का कंसाइन किया बी को, जिसने बी ने पहले एडवांस दिया हुआ है, तो ए ने उसे कहा कि इसको बेचकर तुम अपनी एडवांस को रिकवर कर लो। तो अब इस केस में भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, इवन ए की डेथ हो जाने के बाद भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि सूरज लैंप एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इस तरह पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड सेल को लेकर डील करता है और उसके बाद पूरी चीज़ें बदल गई। तो एक सवाल उठता है कि क्या इफेक्ट है सूरज लैंप की जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका साइटेशन है 183 ब्रैकेट में 2011 DLT 1 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सूरज लैंप में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि भाई कोई कन्वेंस या सेल GPA के थ्रू या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू नहीं माना जाएगा और नहीं होता है। दूसरा उसने ये कहा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो केवल एक लिमिटेड राइट ग्रांट करती है एजेंट के फेवर में कि वो पार्ट परफॉर्मेंस जो सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके तहत जो राइट उसको मिलता है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए वो कोर्ट जा सकता है। दूसरी बात तो कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन जो है उसको कंप्लीट सेल या कंप्लीट ट्रांसफर नहीं माना सकता, वो केवल एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है। जैसे सेल के केस में कंक्लूड हो जाता है ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट टू सेल के केस में और पावर ऑफ अटॉर्नी वाले केस में वो एग्जिस्टिंग रहता है, वो कंटिन्यू रहता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता है, बट वो दिस इज नॉट ए कंक्लूडेड ट्रांजैक्शन। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो एग्रीमेंट टू सेल चाहे पोजीशन के साथ हो, कब्जा के साथ हो या बिना कब्जे के साथ हो, अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये कोई टाइटल कन्फर नहीं करेगा, उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट कन्फर नहीं करेगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो फिर एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का स्कोप क्या है, उसका दायरा क्या है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक एजेंसी का क्रिएशन है जिसमें प्रिंसिपल अपने एजेंट को ऑथोराइज करता है किसी स्पेसिफाइड काम के लिए, स्पेसिफाइड पर्पस से, और वो जो एजेंट जो भी करता है वो प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होगा, जैसे प्रिंसिपल ने खुद ही किया है। और इसका डिटेल्ड प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 1A एंड सेक्शन 2 पावर्स ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 में। दूसरा, अगर ये रिवोकेबल और टर्मिनेबल होता है अनलेस कि इसको इरिवोकेबल अखंडनीय नहीं बना दिया जाए, उसमें उस पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट में ये प्रोविजन ना डाल दिया जाए। इवन की जो इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो भी कोई टाइटल नहीं ट्रांसफर करता, और ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वीनियंस है, एक सुविधा प्रदान करने के लिए ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। दूसरी बात जो है कि एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट के तहत होता है और उससे गाइडेड होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कन्वेंस डिड एग्जीक्यूट कर सकता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी के फेवर में। अब ये होता है कि सूरज लैंप के केस को अगर हम दिमाग में रखें, अपने ध्यान में रखें,
तो क्या डिफरेंस है पावर ऑफ अटॉर्नी सेल में और सेल और कन्वेंस में? तो जो भी एसपी, एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, विल, ये तीनों का कंबाइंड होकर जो सेल होता था जिसको कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी सेल कहते हैं, ये अपने आप में ना तो ट्रांसफर है और ना ही सेल है, और इसको कभी भी कंप्लीट सेल हम नहीं मान सकते, लॉ नहीं मानती। इसको कंटिन्यूइंग एग्रीमेंट मान सकते हैं, कंटिन्यूइंग एग्रीमेंट फॉर सेल मान सकते हैं, जिसकी वजह से जो राइट एक्रू हो जाता है परचेजर को, उसको इन्फोर्स कराने के लिए वो कोर्ट जा सकता है। एक चीज और भी है कि जो अफेक्टेड पार्टी हैं वो इन तीनों डॉक्यूमेंट होने की वजह से वो सेल को कंप्लीट कराने के लिए और टाइटल ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसीडिंग है उसके लिए उनके पास राइट होता है। तो इस पर्टिकुलरली इस केस में मैं ये कहूँगा कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट एक एग्रीमेंट टू सेल की वजह से होता है वो इसमें होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्यूमेंट एसपी, जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए और विल से रिलेटेड है, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हमारे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो भी ये चीज़ें इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनको एक्सेप्ट करती हैं कन्वर्सन के पर्पज से, और अपने यहाँ जो भी फैसिलिटी है बाद में उसको फ्री होल्ड, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें उसको एक्सेप्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात और साफ कर दी कि जो भी ऑब्जर्वेशन सेल डीड और कन्वेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल से रिलेटेड जो इसमें दिया गया है, वो किसी भी जेन्युइन जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो जेन्युइन पावर ऑफ अटॉर्नी है, चाहे किसी आदमी ने अपने वाइफ को दे दिया या अपने हस्बैंड को दे दिया, बेटे को दे दिया, बेटी को दे दिया, तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, उस पर्पज से वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड रहेगा। दूसरा ये बात कहा कि अगर कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इंटर कर रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर, तो वो वैलिड होगा, और जो भी इस तरह से इंडिविजुअल प्लॉट को डेवलप किया जाएगा उसका अनडिवाइडेड शेयर या उसका जो भी शेयर होगा वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए डिसाइड होगा जो पार्टीज के बीच में एग्जीक्यूट हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंड में एक बार और बात कही कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड और कुछ स्पेसिफिक लॉज बना दिए हैं और उस लॉ के तहत वो काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे अगर वो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है और उस पर स्पेसिफिक स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं लोग, तो वो सूरज लैंड के जजमेंट से अफेक्टेड नहीं होगा। और एक बात उन्होंने और भी कही कि जहाँ भी जेन्युइन ट्रांजेक्शन है एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी और विल के जरिए, वो इस सूरज लैंड में रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन है उससे अफेक्टेड नहीं होगा। एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2012 की, रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद, उसमें उन्होंने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो कंसल्टेशन के साथ दिया जाता है और इरेवोकेबल होता है सेक्शन 202 के तहत, और जिसको जो कि इवन कि आप डेथ के बाद भी, एग्जीक्यूटर के डेथ के बाद भी वो वैलिड होता है, तो उसकी बेसिस पर अगर कोई वो सेल एग्जीक्यूट कर देता है पार्टी, तो उसके पास ये पावर है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर आगे सेल एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब ये सवाल उठता है कि जब एसपीए, एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए एंड विल, इन ट्रांजेक्शन से कोई राइट कन्वे नहीं होता, कोई इंटरेस्ट कम्युनिकेट नहीं होता किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया जो इस एग्रीमेंट टू सेल के जरिए कि एग्रीमेंट टू सेल जो क्रिएट करता है एक लीगल राइट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अंडर सेक्शन 53A अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, वो उसको इंटाइटल करता है किसी रिलीफ को में जाने के लिए कोर्ट, और वहाँ पे बचे हुए जो परफॉर्मेंस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं उस एग्रीमेंट में, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। दूसरा इरेवोकेबल राइट जो ये जीपीए है, अगर चूँकि कंसिडरेशन की वजह से है तो एक इरेवोकेबल राइट हो जाता है जीपीए होल्डर के पास जिसने कंसिडरेशन दिया है अंडर सेक्शन 202 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरा, अगर विल भी है और वो भी रजिस्टर्ड है या विल एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो उसका इंटरेस्ट, डिवोल्यूशन का इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई उनकी डेथ के बाद, एग्जीक्यूटेड की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी जिसके फेवर में विल है उसको मिल जाएगी। अब एक चीज़ आता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस तरह के और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो लीज डीड
लीज पे प्रॉपर्टीज को देती हैं। अब जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसके एक बड़े फेमस जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, आशा जैन वर्सेस केनरा बैंक 2001 में आया था। आज इसका साइटेशन है 2001 94 2001 DLT 841। उसमें उन्होंने कहा कि जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है दिल्ली में पावर ऑफ अटॉर्नी सेल का, ये अपने आप में बड़ा मिसलीडिंग है और ये अनवारंटेड है और जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से, इन डॉक्यूमेंट की बेसिस पर कोई सेल नहीं होता। और इसी जजमेंट के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में दिल्ली के लिए ये निकाल दिया कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो किसी तरीके से ट्रांसफ़र करता है और किसी कंसिडरेशन की वजह से आता है, किसी कंसिडरेशन की बेसिस पर वो ट्रांसफ़र करने का राइट होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। बेसिकली इस 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये लाया, इसमें एक रजिस्ट्रेशन एक्ट में चेंज किया और दूसरा स्टाम्प एक्ट में चेंज किया। और उसने ये कहा कि जब भी एग्रीमेंट टू सेल की से ट्रांसफ़र होगा तो 90% ऑफ द टोटल अमाउंट विच इज़ चार्जेबल ऑन कन्वेंस डीड, जैसे सेल डीड में जितना स्टाम्प ड्यूटी लगता है उसका 90% अमाउंट लगेगा इसमें एग्रीमेंट टू सेल के रजिस्ट्रेशन में। तो ये 2001 के बाद अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल की बेसिस पर ट्रांसफर होता है तो वहां पे एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्टर होना जरूरी है, तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा और वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। तो पहले जो एक प्रचलन था कि जीपीए और इस एग्रीमेंट टू सेल 2 रुपये के पेपर पे बना के और करोड़ों की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती थी, तो उससे जो रेवेन्यू लॉस होता था उसको रोकने में 2001 में जो ये एक्ट में चेंज आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और बाद में 2010 में सूरज लैम्प के जजमेंट की वजह से जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो ख़त्म हो गए। तो ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है एग्रीमेंट टू सेल की बेसिस पर या जीपीए की बेसिस पर ट्रांजेक्शन और क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट या अपने प्रॉब्लम को जो इस तरीके के ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।